नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं कृतिका और देश का सबसे भरोसेमंद चैनल डीडी न्यूज पर लेकर हाजिर हूं आपका अपना पसंदीदा शो खबरों का सरपंच न्यूज पंच। और इस कार्यक्रम के जरिए हम आप तक हर रोज वो तमाम खबरें पहुंचाते हैं जिन पर रहती है हम सभी की नजर। और आज न्यूज पंच के जरिए जिन प्रमुख खबरों की करेंगे हम बात, जानेंगे विस्तार से एक एक अपडेट अपने संवाददाताओं के जरिए। सबसे पहले करेंगे उन 3 प्रमुख खबरों का। तो आज सबसे पहली और प्रमुख खबर सीज फायर को लेकर। जी हां, ईरान इजराइल में जो ये संघर्ष है उसका आज 12वां दिन है, लेकिन उसके बावजूद अभी तक अगर हम देखें तो सीज फायर पर ईरान की तरफ से आखिर नाना की जा रही है। पर नाना ये क्यों हो रही है? क्योंकि इजराइल तो मान चुका है सीज फायर करने को लेकर, लेकिन ईरान की तरफ से अभी सहमति नहीं जताई गई है। हालांकि इससे पहले डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से जरूर पोस्ट के जरिए सीज फायर की घोषणा की गई थी। बताएंगे इस खबर से जुड़ा हुआ एक एक अपडेट आप तक पहुंचाएंगे अपने संवाददाताओं के जरिए। लेकिन इसके साथ ही जो दूसरी प्रमुख खबर है उसका भी रुख कर लेते हैं, जहां रघुवंशी मर्डर केस में अब जो मुख्य आरोपी है, जो सबूत मिटाने वाला आरोपी है, उसे अब गिरफ्तार कर लिया गया है। जी हां, आपको कुल मिलाकर बता दें अभी तक इस पूरे मर्डर मामले में करीब 8 आरोपियों की गिरफ्तारी की जा चुकी है। 8वां आरोपी ये गिरफ्तार किया गया है जिससे सबूत मिटाने का आरोप उस पर है। इसके साथ ही इस खबर पर नजर डालेंगे, लेकिन साथ ही जो एक और प्रमुख खबर वो है मौसम से जुड़ी। जी हां, कहीं पर बारिश का अलर्ट है तो कहीं पर बारिश का इंतजार है। आखिर किस किस पर बारिश का अलर्ट जारी किया गया और कहां कहां बारिश आने के लिए लोग इंतजार कर रहे हैं, राह तक रहे हैं बादलों की, बताएंगे इस खबर के बारे में भी विस्तार से आपको। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की प्रमुख खबर के साथ। ईरान इजराइल के बीच सहमति होने के बाद अभी भी संशय बरकरार है और अगले 24 घंटे काफी महत्वपूर्ण माने जा रहे हैं। हालांकि कल रात ही अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दोनों देशों के बीच सीज फायर की घोषणा तो की थी, वहीं आपको बता दें कि इजराइल ने सीज फायर पर सहमति भी जताई है। लेकिन ताज़ा खबरों पर अगर हम नजर डालें तो उत्तरी इजराइल में अभी भी जो सायरन बज रहे हैं उन्होंने कहीं ना कहीं चिंताएं बढ़ा दी हैं और इस समय इजराइल में ईरान की मिसाइलों को लेकर अलर्ट भी जारी है। करेंगे इस पर अपने संवाददाता से चर्चा और जानेंगे लेटेस्ट अपडेट, लेकिन उससे पहले आपको दिखाते हैं इजराइल में फिर बजे सायरन। तो इजराइल में एक बार फिर से सायरन की आवाज सुनाई दी गई है, जहां उत्तरी इजराइल की अगर हम बात करें तो यहाँ पर ये सायरन की आवाज सुनी गई है। इस सीज़फायर के बीच हमलों की ये खबर इस वक्त सामने है कि ईरान की तरफ से ये हमले अभी भी किए जा रहे हैं। ये इस बात की जानकारी इस वक्त मिली है और आईडीएफ की तरफ से भी ये कहा गया, इजराइल डिफेंस फोर्स जो है उसने साफ तौर पर कहा कि ईरान ने फिर से मिसाइलें दागी हैं। ये बात एक्स पर पोस्ट करके इजरायली सेना की तरफ से जानकारी दी गई है और ईरान ने जो हमले किए हैं उसके बारे में ये जानकारी दी गई। साथ ही मिसाइलें दागे जाने के बाद इस वक्त इजराइल अलर्ट मोड पर है, सायरन वहां पर बज रहे हैं और उत्तरी इजराइल में कई जगह पर ये सायरन सुनाई दिए गए हैं। इसके साथ ही जो लोग वहां पर रहते हैं उनको सुरक्षित स्थानों पर जाने के लिए सीधे तौर पर कहा गया है कि आप किसी दूसरी सुरक्षित स्थान पर चले जाइए। तो ऐसे में फिलहाल अगर हम देखें तो सीज फायर का जहां एक तरफ डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से सीज फायर की घोषणा की गई, लेकिन वहीं दूसरी तरफ इजराइल की सहमति और साथ ही ईरान की अगर हम बात करें तो ईरान ने अभी तक सहमति सीज फायर पर नहीं जताई है और लगातार हमले किए जा रहे हैं। इसके साथ ही इजराइल पर मिसाइलों की बौछार की गई है। इजराइल डिफेंस फोर्स की तरफ से कहा गया कि ईरान ने 6 बार मिसाइलों की बौछार की है। मिसाइल हमलों में अगर हम देखें तो अभी तक 4 लोगों की मौत की बात कही जा रही है कि वहां पे जो हाल ही में हमले हुए हैं उसमें 4 मौतें हुई हैं। सीज फायर की घोषणा के कुछ घंटों के बाद ही ये हमले ईरान की तरफ से किए गए। इसके साथ ही तेल अवीव और साथ ही आपको बता दें कि बीरशेबा के पास में धमाकों की आवाज भी सुनी गई है। ईरान के हमलों के बाद में पूरे इजराइल में सायरन बज रहे हैं और साथ ही धुएं का गुबार भी वहां पर उठता हुआ नजर आया। जिस जगह पर ये हमले हो रहे हैं वहां पर धुएं का गुबार उठ रहा है। लेकिन सवाल अभी भी लगातार वही है कि सीज फायर, आखिर सीज फायर को लेकर ईरान की तरफ से क्यों सहमति नहीं जताई जा रही। हालांकि आपको बता दें कि उससे पहले कल देर रात अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दोनों देशों के बीच सीज फायर पर बनी सहमति का ऐलान किया था। उन्होंने घोषणा की थी कि 6 घंटे के भीतर पूर्ण और समग्र संघर्ष विराम लागू होगा। ये उन्होंने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स के जरिए पोस्ट किया था और पहले 12 घंटे ईरान संघर्ष विराम का पालन करेगा। लेकिन अभी की अगर हम बात करें तो ईरान की तरफ से ना तो सीज फायर पर सहमति और ना ही ईरान रुकने को राजी है। ईरान की तरफ से लगातार इजराइल पर हमले किए जा रहे हैं। इसके साथ ही सीज फायर पर इजराइल का बयान भी इस वक्त सामने आ गया। क्या कुछ कहना है इजराइल का, एक नजर उस पर भी डाल लेते हैं।
तो सीधे तौर पर ये इजराइल की तरफ से ये बयान सामने आया, जिसमें इजराइल की तरफ से इस बयान पर कहा गया है कि ट्रंप के सीजफायर प्रस्ताव पर इजराइल ने अपनी सहमति साफ तौर पर जता दी है और साथ ही अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और अमेरिका को धन्यवाद इजराइल ने कहा है। इसके साथ ही आपको बता दें कि ईरानी परमाणु खतरे को खत्म करने के लिए भी आभार जताया है। साथ ही नेतन्याहू ने कहा है कि सीजफायर के उल्लंघन का मुंहतोड़ जवाब देंगे। हमारे साथ हमारे सहयोगी अखिलेश सुमन इस वक्त जुड़ रहे हैं, सीधा उनका अखिलेश, फिलहाल क्या कुछ ताजा अपडेट है आपके पास में, क्योंकि सीधे तौर पर इजराइल की तरफ से तो सहमति जता दी गई सीजफायर को लेकर, लेकिन वहीं दूसरी तरफ ईरान लगातार हमले कर रहा है। देखिए, ईरान के विदेश मंत्री का एक बयान आया था कि सुबह 4 बजे तक जो भी ईरान की तरफ से हमले किए गए, उसके बाद सारे हमले रोक दिए गए हैं और उसके बाद प्रकारांतर से उन्होंने सीज फायर को मान लिया। मैंने भी ईरानी दूतावास से संपर्क किया। ईरानी दूतावास के अधिकारियों ने बताया कि वो सीज फायर पे सहमति है ईरान के अंदर भी जी। लेकिन इस बीच जो अभी जो हमले हुए हैं, उस हमले के ठीक साइमल्टेनियसली उस समय ईरानी आर्म फोर्सेज की तरफ से एक बयान आया है। उन्होंने कहा है कि हम सीज फायर पर कायम हैं। तो यह एक बयान बहुत ही महत्वपूर्ण बयान है कि अगर ईरान की आर्म फोर्सेज कर रही है कि हम सीज फायर पे कायम है और अगर ये मिसाइल ईरान की तरफ से दागे जा रही है इजराइल के अंदर, अगर मिसाइल आ रहे हैं या आए हैं, तो निश्चित तौर पे ये माना यह जा रहा है कि वहां पे कोई रोग एलिमेंट है ईरान के अंदर जो इस सीज फायर को विफल बनाने की कोशिश कर रहा है। और वह रोग एलिमेंट कौन सा है, इस बात की ईरान भी जांच करेगा कि कौन सा है। लेकिन ईरान का आधिकारिक जो उसके आर्म फोर्सेज का बयान है, वो मान रहा है कि सीज फायर पर हम कायम है। अब इजराइल और ईरान के बीच में जो डोनाल्ड ट्रंप ने जो घोषणा की थी, उस डोनाल्ड ट्रंप की घोषणा के मुताबिक ये था कि पहले 12 घंटे ईरान को सीज फायर करना है। मतलब ईरान को अब हमले नहीं करने हैं इजराइल में। लेकिन इसी बीच में ईरान की तरफ से हमले हो रहे हैं। इसका मतलब है कि ईरान की पूरी सत्ता के अंदर कुछ ऐसे तत्व हैं जो इस पूरे सीज फायर के पूरे प्रोग्राम को विफल करने में लगे हुए हैं। अब इजराइल जो है, इजराइल हमेशा रिएक्ट करता है। अगर एक हमला होता है ईरान की तरफ से तो ये भी उसका मुंहतोड़ जवाब देते हैं, कई बार ज्यादा जवाब देते हैं। तो इजराइल के भी रक्षा मंत्री ने घोषणा की है कि हम ईरान के इस हमले का जवाब देंगे। मतलब सीज फायर एक तरीके से फिर से लिम्बो में पड़ गया। अब इजराइल की तरफ से एक हमला होगा जो निश्चित तौर पे माना जा रहा है उनके बयान के बाद। अब तेहरान में हमला होता है या किसी अन्य जगह पे, छोटी जगह पे सिंबॉलिक हमले करके वो मान जाते हैं। अगर सिंबॉलिक हमला हो जाता है और उसके बाद ईरान पे फिर दबाव बनता है तो, और ईरान का वो जो रोग एलिमेंट है या कोई एलिमेंट है तो उस पर दबाव बनता है तो वो रोकता है। क्योंकि कई बार ऐसा होता है, देखिए कि ईरान कोई भी सीज फायर होता है तो उसके अंदर कुछ जो टीजिंग ट्रबल होते हैं। टीजिंग ट्रबल ये होते हैं कि कई ग्रुप्स जो होते हैं सत्ता के अंदर, वो ग्रुप्स ऑटोमोटिव सिस्टम में काम करते रहते हैं और वो कई बार लगता है कि सीज फायर खत्म हो गया। कई दुनिया के कई देशों में इस तरह के उदाहरण देखे गए हैं। इसी बीच अभी जीसीसी का जो गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल है, उसकी बैठक अभी होनी है कतर में, दोहा की राजधानी में। कतर में वो बैठक में संभावना इस बात की है कि इजराइल के भी विदेश मंत्री वहां रहेंगे या इजराइल का कोई प्रतिनिधि, ईरान के विदेश मंत्री या ईरान का कोई प्रतिनिधि रहेगा। उसमें कतर ने एक सवाल उठाने की कोशिश की है कि ईरान की तरफ से जो कतर में जो हमला किया गया कल रात में, उसको भी उठाएंगे। लेकिन कतर ने यह भी साफ किया है कि लेकिन इस बीच में वो फैसिलिटेट करते रहेंगे। मतलब इजराइल और ईरान के बीच में संयमित सीज फायर को काम कराने में कतर को जो भी भूमिका निभानी है वो भूमिका निभाते रहेंगे। तो सारे तरफ से प्रयास ये चल रहे हैं कि अभी जो ट्रंप की तरफ से सीज फायर का अनाउंसमेंट हुआ, नेतन्याहू ने औपचारिक तौर पे बयान दे दिया कि सीज फायर अनाउंस हो गया है। हमारे 2 लक्ष्य थे कि वहां ईरान के पास न्यूक्लियर कैपेबिलिटी नहीं होनी चाहिए और ईरान के पास बैलिस्टिक मिसाइल की कैपेबिलिटी नहीं होनी चाहिए। तो ये दोनों लक्ष्य पूरे हो गए, उसके बाद हम सीज फायर को मान रहे हैं। लेकिन अगर कोई ईरान की तरफ से हमला होता है तो हम उसका जवाब देंगे। अब इसका मतलब कि ईरान की तरफ से जो हमला है, और अब देखना होगा कि क्या स्थिति होती है, इजराइल अभी क्या करता है। बिल्कुल, लेकिन अखिलेश, इसी के साथ अगर हम देखें तो अभी हाल ही में इजरायली रक्षा मंत्री की तरफ से बयान सामने आया और उन्होंने कहा है कि ईरान ने सीज फायर का उल्लंघन किया है, ईरान को सीज फायर उल्लंघन का जोरदार जवाब देंगे, सेना को तेहरान पर हमला करने का आदेश उनकी तरफ से दे दिया गया। यानी कि कुल मिलाकर अगर हम देखें तो फिलहाल ये जंग रुकती हुई बिल्कुल नजर नहीं आ रही। निश्चित तौर पे उन्होंने तेहरान पे हमले करने का आदेश दिया है, तो निश्चित तौर पे एक बहुत बड़ी घोषणा है। क्योंकि तेहरान पे हमले करने का मतलब है कि किसी देश की राजधानी पे सीधे हमले की घोषणा करते हैं। मतलब जहां
सरकार बैठती है, जहां का पूरा उसका सरकारी तंत्र अमला बैठा रहता है, और उस पर हमला करने का मतलब है कि ईरान पे इजराइल और ज्यादा दबाव बनाना चाह रहा है। और ये जो हमले हुए हैं ईरान की तरफ से, और ईरान की तरफ से औपचारिक घोषणा नहीं की जा रही है, जी। यह भी एक पहेली बनी हुई है सुबह से ही कि ईरान की तरफ से औपचारिक तौर पे क्यों नहीं किया जा रहा है, कहा जा रहा है। माना यह जा रहा है कि ईरान की जो असैनिक सत्ता है, जो नागरिक सत्ता है, जिसके की प्रधानमंत्री हैं, सॉरी, जिसके की राष्ट्रपति हैं, विदेश मंत्री हैं, सब जगह वो पब्लिक में है, लेकिन उसके साथ साथ एक आयतुल्लाह खामनेई भी है। अब आयतुल्लाह खामनेई का क्या रुख है, उससे साफ साफ नहीं नजर आता कि वो लगता यह है कि उनकी तरफ से चूंकि कोई बयान, कोई संकेत नहीं आया है अभी तरफ से, तो अभी तक तो इसका मतलब यह है कि आयतुल्लाह खामनेई की तरफ से एक नाराजगी है इस पूरे सीज फायर के मामले में। तो हो सकता है उनके जो समर्थक तत्व हैं रिवोल्यूशनरी गार्ड के अंदर, उनके समर्थक तत्वों की तरफ से यह हमला किया जा रहा हो, तो निश्चित तौर पे एक बार फिर ईरान के लिए खतरे की घंटी बन गई है। खतरा एक बार फिर ईरान के लोगों पे बढ़ गया है, क्योंकि अभी थोड़ी देर पहले तक देखा जा रहा था कि ईरान के जो सड़कें हैं, तेहरान की सड़कें हैं, वो धीरे धीरे शांत पड़ी हुई है, लेकिन अगर यह फिर हमला होगा तो उसके बाद ईरान में, तेहरान में फिर से अशांति फैलेगी, फिर से लोगों का नुकसान होगा। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए। इस खबर पर आप अपनी नजर लगातार बनाए रखिएगा। और इसी के साथ चलिए अब अगली महत्वपूर्ण खबर का रुख कर लेते हैं। इंदौर के बिजनेसमैन राजा रघुवंशी की हत्या को करीब 1 महीने का वक्त बीत चुका है, और इस पूरी मर्डर मिस्ट्री में हर दिन नए और चौंकाने वाले खुलासे हो रहे हैं। इस पूरे मामले में अब 8वें किरदार की भी एंट्री हो चुकी है, और इस 8वें किरदार का नाम है लोकेंद्र तोमर, जो ग्वालियर का रहने वाला है। और बताया यह जा रहा है कि लोकेंद्र ने ही राज और सोनम के लिए छिपने के लिए फ्लैट का इंतजाम किया था। इसी ने सोनम का बैग गायब कर दिया, और अब शिलांग पुलिस की एसआईटी की टीम सोनम के लैपटॉप की भी तलाश कर रही है। बताया उसमें यह भी जा रहा है कि बैग को आरोपी शिलोम, लोकेंद्र और चौकीदार बल्लू ने ही गायब किया था। करेंगे इस पूरे मामले पर चर्चा और जानेंगे लेटेस्ट अपडेट अपने संवाददाता से, लेकिन उससे पहले आपको दिखाते हैं राजा रघुवंशी मर्डर केस में नया खुलासा। तो जी हां, राजा रघुवंशी मर्डर केस में अभी तक अगर कुल मिलाकर हम देखें तो कुल 8 आरोपियों की गिरफ्तारी अभी तक की जा चुकी है, जिसमें क्राइम सीन ने ग्वालियर में भी क्रैक किया गया था, और एक और आरोपी लोकेंद्र जो है उसे अब इस वक्त गिरफ्तार कर लिया गया है। मेघालय एसआईटी ने अनुरोध किया है इस पूरे मामले को लेकर के, और आरोपी को ग्वालियर जिला न्यायालय में पेशी होनी है। इसके साथ ही आपको बता दें कि लोकेंद्र सिंह तोमर पर सबूत नष्ट करने का आरोप है। राज और सोनम के साथ मिलकर के सबूत उसने मिटाए हैं, ये आरोप उसके ऊपर है। इसके साथ ही आगे की जांच से और खुलासे होने की भी संभावना कहीं ना कहीं जताई जा रही है। फिलहाल ग्वालियर और इंदौर पुलिस जो है वो इस वक्त अलर्ट मोड पर है, और आगे की जांच इस वक्त लगातार की जा रही है। तो वहीं एसआईटी हर संदिग्ध गतिविधि पर अपनी नजर लगातार बनाए हुए है। आइए कुछ तस्वीरें इस वक्त आपको दिखाते हैं। तो ये तस्वीरें इस वक्त आपको दिखा रहे हैं जब आरोपी की गिरफ्तारी हुई है और उसको पेशी के लिए ले जाएगी। लेकिन इसके साथ ही कुल अभी तक इस पूरे मामले में 8 आरोपियों की गिरफ्तारी हो चुकी है। और इसी पर ताज़ा अपडेट ले लेते हैं। हमारे साथ में हमारे सहयोगी नवीन नायक इस वक्त जुड़ रहे हैं ग्वालियर से, सीधा उनका रुख करते हैं। नवीन, क्या कुछ लेटेस्ट अपडेट है आपके पास में इस राजा रघुवंशी मर्डर केस की? अगर हम बात करें तो अभी तक 8 आरोपियों की गिरफ्तारी हो चुकी है, और जो 8वां आरोपी गिरफ्तार किया गया है उस पर सबूत मिटाने का आरोप है। हाँ कृतिका, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप कि जिस तरीके से राजा रघुवंशी हत्याकांड है, इसमें तो लगातार खुलासे हो रहे हैं, लगातार इसका जांच का दायरा भी लगातार बढ़ता जा रहा है। 1 महीने से नए नए खुलासे हमको देखने को मिल रहे हैं। इसी में अभी ताजा जो मामला है वो 8वां आरोपी जो लोकेंद्र तोमर बताया जा रहा है। जिस तरह से शिलांग पुलिस ने आरोप लगाया है कि इसने पूरी भूमिका रही है इसका फ्लैट में रुकवाने की सोनम को, और वहां से पूरे सबूत मिटाने को लेकर, तो उसको लेकर ग्वालियर में इसकी ट्रेसिंग हुई, और इसको ग्वालियर के गांधीनगर क्षेत्र है वहां के फ्लैट से इसको गिरफ्तार किया गया कल 1 दिन पूर्व। और आज इसका मेडिकल चेकअप करा के सुबह इसको जिला सत्र न्यायालय में पेश किया गया है। अब आगे की कार्रवाई काफी, पुलिस भी काफी एहतियातन कदम उठा रही है। इसको ग्वालियर में ना रखते हुए इसको लगभग यहाँ से 45 या 50 किलोमीटर दूर मोहना क्षेत्र है, वहां थाना में इसको रखा गया था, और आज यहाँ पर ग्वालियर जो कोर्ट है उसमें पेश किया गया है। तो अब आगे की कार्रवाई होगी, क्योंकि शिलांग पुलिस भी इसकी लगातार डिमांड कर रही है। जिस तरह से इसको रिमांड पे लेना है तो उसकी रिमांड की भी यहाँ पर आज पेशी है, तो उसमें मांग की जाएगी।
लेकिन जिस तरह से आरोप लगाए हैं वो काफी महत्वपूर्ण आरोप ही इसको बनाया गया। लगातार ये कहा जा रहा है कि इसी के द्वारा पूरे सबूत मिटाए गए, और जो वेपन था उसका भी कहीं ना कहीं इसके पास, और 5 लाख रुपए का जो बैग लेके ये वहां से निकला है, इस तरह की सूचना है, तो उसका भी इसके ऊपर आरोप है कि इसने उसको इसके पास है। तो इस पूरे मामले को लेकर लगातार ग्वालियर पुलिस, इंदौर पुलिस और जो शिलांग पुलिस है वह अपने कोऑर्डिनेशन में है और लगातार इस पर जांच कर रही है। अभी इसको पेश किया गया है, अब आगे की कार्रवाई और इसकी रिमांड मांगी जाएगी। जी चलिए ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी और अपडेट्स हमारे साथ साझा करने के लिए नवीन। और इसी के साथ चलिए अब अगली महत्वपूर्ण खबर का रुख कर लेते हैं। अगली महत्वपूर्ण खबर है मानसून से जुड़ी। जी हां, देश के कई हिस्सों में मानसून की जोरदार एंट्री हो चुकी है, लेकिन दिल्ली एनसीआर अब भी उस पहली बारिश की राह तक रहा है। बीते कल सोमवार को आई हल्की फुहारों ने दिल्ली वासियों को थोड़ी राहत जरूर दी, लेकिन उमस से आम जन का हाल बेहाल है। तो वहीं गुजरात, महाराष्ट्र और दक्षिण भारत में मूसलाधार बारिश ने जनजीवन को खासा प्रभावित किया है। मौसम विभाग के अनुसार आज भी कई जगहों पर भारी बारिश की उम्मीद है। हालांकि कई ऐसे क्षेत्र अभी भी ऐसे हैं जहां गर्मी में हाल बेहाल है और इंद्रदेव से लोग बारिश की गुहार लगा रहे हैं। दिल्ली एनसीआर वाले बारिश का इंतजार कर रहे हैं। देखते हैं कि ये इंतजार आखिर कब पूरा होगा, कब खत्म होगा। लेकिन वहीं बिहार, राजस्थान और झारखंड में आखिर कैसा है मौसम, बताते हैं आपको, फिर करेंगे चर्चा अपने संवाददाताओं से। तो सबसे पहले बात बिहार की करते हैं, जहां आपको बता दें कि मानसून जो है बिहार में एक्टिव हो चुका है और बारिश को लेकर ऑरेंज अलर्ट भी बिहार में इस वक्त जारी किया गया है। बिहार के कई सारे जिलों में इस वक्त भारी बारिश की संभावना जताई गई है और अलर्ट जारी किया गया। खास तौर पर अगर हम देखें तो इसमें मधुबनी है, सुपौल है, सीतामढ़ी है, जहां पर भारी बारिश की आशंका इस वक्त मौसम विभाग की तरफ से जताई गई है और अलर्ट जारी किया गया है। और वहीं जो लगातार जो बारिश हो रही है उसकी वजह से वहां पर जो नदियां हैं उनका भी जलस्तर काफी बढ़ा हुआ है इस वक्त बिहार के अंदर। लेकिन साथ ही पटना के साथ में 20 और ऐसे जिले हैं जहां पर अधिकतम तापमान जो है उसमें भी काफी गिरावट बारिश की वजह से ही दर्ज की गई है। साथ ही लगातार बारिश से जनजीवन काफी प्रभावित होता हुआ बिहार में इस वक्त नजर आ रहा है। साथ ही आईएमडी की तरफ से, मौसम विभाग की तरफ से कहा गया है कि 29 जून तक कई जिलों में भारी बारिश हो सकती है, भारी बारिश की संभावना जताई गई है। तो ये तो बात रही बिहार की, लेकिन इसके साथ ही अगर बात राजस्थान की करें तो राजस्थान में भी बारिश को लेकर अलर्ट जारी किया गया है मौसम विभाग की तरफ से, जिसमें 16 जिलों में भारी से बहुत भारी बारिश की आशंका जताई गई है। 2 दिनों से लगातार मूसलाधार बारिश राजस्थान के कई सारी जगहों पर हो रही है, कई सारे जिलों में हो रही है, जिसकी वजह से नदी नाले जो है वो भी इस वक्त उफान पर है, काफी जलस्तर उनका बढ़ा हुआ है। और इसी के साथ कई गांवों का जो रास्ता है, जो लगातार बारिश हो रही है उसकी वजह से कई गांवों का रास्ता भी बंद हो गया है। इसके साथ ही आपको बता दें कि बारां में लगातार बारिश की वजह से बाढ़ जैसी स्थिति सामने आ रही है। वहां पर तस्वीरें भी कई सारी सामने आई हैं बारां से, जो बाढ़ जैसे हालात दिखाती हैं। इसके अलावा नाहरगढ़ और भंवरगढ़ के बीच का जो सड़क मार्ग है वो भी टूट गया है। कई निचली बस्तियां जो हैं वहां पर जो मकान बने हुए हैं उनके अंदर पानी घुस गया है और लोग अपने घरों से पानी बाहर निकालते हुए भी नजर आए। लेकिन फिलहाल हालातों को देखते हुए और भारी बारिश का जो अलर्ट जारी किया गया है उसको देखकर एनडीआरएफ और साथ ही एसडीआरएफ की टीमें जो हैं वो इस वक्त अलर्ट मोड पर है। तो ये तो बात रही बिहार की और राजस्थान की, लेकिन इसके साथ ही झारखंड की अगर बात करें तो वहां भी बारिश ने आम जन की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। भारी बारिश से कई जगह पर जल जमाव की स्थिति वहां पर देखने को मिल रही है। कई लोगों के घरों में भी पानी घुस चुका है। इसके साथ ही 10 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट मौसम विभाग ने जारी किया है। साथ ही मौसम विभाग का कहना है कि 28 जून तक ये बारिश जो है वहां पर जारी रह सकती है। और पिछले 24 घंटे की ही अगर हम बात करें तो हजारीबाग में 109 mm वर्षा, अधिकतम वर्षा जो है वहां पर दर्ज की गई है। ताजा अपडेट ले लेते हैं, हमारे साथ में हमारे सहयोगी अलग अलग जगह से इस वक्त जुड़ रहे हैं, सीधा उन्हीं का रुख करेंगे। हमारे साथ में इस वक्त हमारे सहयोगी दिवाकर इस वक्त जुड़ रहे हैं रांची से, साथ ही मधुरेश जुड़ रहे हैं पटना से और महेश जुड़ रहे हैं इस वक्त अधीच से। तो सबसे पहले मधुरेश, आपके पास में आना चाहेंगे। बिहार की अगर हम बात करें तो मौसम की तरफ से लगातार बारिश हो रही है, हम देख भी पा रहे हैं तस्वीरों में। चलिए अभी मधुरेश हमारे साथ जुड़े जी। खास करके जो नॉर्थ बिहार है वहाँ पे एक सिस्टम एक्टिवेटेड है, जिसके कारण जो नॉर्थ बिहार के जिले हैं वहाँ पे काफी बारिश हो रही है और 5 जिलों के लिए आज ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है, जहाँ पर भारी बारिश के साथ वज्रपात की भी संभावना जाहिर की गई है। इसके अलावा बुधवार के लिए भी 10 जिलों में अलर्ट जारी किया गया है।
हालांकि जैसी स्थिति नॉर्थ बिहार में है उससे थोड़ी डिफरेंट स्थिति साउथ बिहार में है, क्योंकि साउथ बिहार में इस बारिश के कारण खेती शुरू हो गई है, जबकि नॉर्थ बिहार में बारिश के कारण खास करके जो नॉर्थ बिहार जो है वो नेपाल से सटा हुआ जिला है और नेपाल में तेज बारिश होने के कारण जो नदियां हैं उनमें उफान आ गया है। खास करके जो गंडक, बूढ़ी गंडक, कोसी, बागमती नदियां हैं उनमें उफान देखने को मिल रहा है। इसके कारण कई जो गांव हैं वहां पे जलस्तर बढ़ने से गांव में पानी घुस गया है। लोगों को समस्या की सामना अभी से ही करना पड़ रहा है। हालांकि जो जिला प्रशासन है वो अलर्ट है और हो सकता है कि अगले आने वाले 10 दिनों में जैसी स्थिति रहेगी वैसी तैयारी के अनुरूप जिला प्रशासन एक्शन भी लेगी। चलिए, आप लगातार बने रहिए मधुरेश हमारे साथ में। इसी के साथ महेश भी हमारे साथ इस वक्त बने हुए हैं। महेश, आपके पास क्या कुछ ताजा अपडेट है मानसून को लेकर? देखिए, बिल्कुल राजस्थान गर्मी से तप रहा था, उमस से हाल बेहाल था, लेकिन 18 जून के बाद से राजस्थान में लगातार बारिश का दौर देखने को मिल रहा है। आज अगर मैं बात करता हूं तो राजस्थान के 28 जिलों में जो है लगभग बारिश की स्थिति देखने को मिल रही है। जयपुर में तो मूसलाधार बारिश का दौर जो है वो अभी कुछ देर पहले ही थमा है। आप देखिए कि जल प्लावन जो है वो सड़कों पर इस समय बना हुआ है। मेरा कैमरामैन साथी राकेश को कहूंगा कि आपको दिखाएं तस्वीरों में कि किस तरह से जयपुर की सड़कों पर अभी भी जो है जो जल प्लावन है वो नजर आ रहा है। लोग जो है वो पानी से होकर के गुजरते हुए इस समय आपको तस्वीरों में दिखाई भी देंगे। ये जयपुर शहर में इस तरह की स्थिति, क्योंकि बहुत तेज बारिश जो है वो थोड़ी देर पहले ही यहाँ पर रुकी है। इसी तरह से अगर मैं बात करूँ तो उत्तर पश्चिम जो क्षेत्र है राजस्थान का, वहाँ पर भी अभी आंधी के साथ में तेज बारिश का अलर्ट है वो किया गया है। ऑरेंज अलर्ट की बात करते हैं तो राजस्थान के आधा दर्जन जिलों में ऑरेंज अलर्ट है और येलो अलर्ट जो है वो 1 दर्जन से ज्यादा जिलों में ऑरेंज अलर्ट मौसम विभाग की तरफ से कहा गया है। मौसम विभाग लगातार चेतावनी भी जारी कर रहा है और उनका ये कहना है कि उत्तर प्रदेश के ऊपर जो एक सिस्टम बना हुआ है, इससे पूर्वी राजस्थान के जो संभाग है जिनमें कि जयपुर, भरतपुर और कोटा की बात करते हैं तो यहाँ पर तेज बारिश होने की जो संभावना है वो लगातार बनी हुई है। कोटा के 12 में तेज और मूसलाधार बारिश के कारण हालात खराब हो गए और वहां पर कई जगहों पे प्रशासन को एनडीआरएफ की मदद से, एसडीआरएफ की मदद से वहां राहत और बचाव के कार्य भी करने पड़े हैं। कई जगहों से लोगों को जो है जो जल प्लावन की स्थिति में, वहां से जल भराव की स्थिति में लोगों को निकालना पड़ा है। ऐसी भी कई जो खबरें हैं वो राजस्थान के अलग अलग जिलों से आ रही है। लेकिन इस समय अगर जयपुर की बात करते हैं तो यहाँ पर मौसम जो है वो खुशनुमा हो रखा है और जो देशी विदेशी पर्यटक यहाँ पर आते हैं जयपुर को निहारने के लिए, उनके लिए काफी सुहाना मौसम है और बारिश की इन भीगती बूंदों के साथ में यहाँ पर इस मौसम का लुत्फ उठाते हुए नजर आ रहे हैं। किसानों के लिए खरीफ का ये मौसम है और खरीफ की बुआई जो है उसके लिए यहाँ पर काफी आशान्वित किसान वो दिखाई दे रहे हैं। बिल्कुल, कहीं ना कहीं बारिश ने लोग जो पर्यटक वहां पर पहुंच रहे हैं उनके चेहरे पर तो खुशी ला ही थी है। इस वक्त दिवाकर भी हमारे साथ बने हुए हैं लगातार। हाँ दिवाकर, जैसा कि तस्वीरों में भी हम देख पा रहे हैं अभी भी इस वक्त वहां पर बारिश हो रही है। आपसे जानना चाहेंगे मानसून का ताजा अपडेट झारखंड का। देखिए, झारखंड में मॉनसून की बारिश ने एक तरीके से इस बार कहर बरपाया है। हम अपने कैमरामैन सहयोगी सौरभ से चाहेंगे कि वो थोड़ी तस्वीर दिखाए कि किस तरीके से झारखंड में लगातार मूसलाधार बारिश हो रही है और उस बारिश का ये नतीजा है कि धीरे धीरे जो एक तरीके से लगातार बारिश का जो सिलसिला शुरू हुआ है वो थमने का नाम नहीं ले रहा है और बारिश लगातार हो रही है। आप देख सकते हैं कि किस तरीके, हालांकि सुबह से राजधानी रांची में थोड़ी बारिश कम जरूर हुई थी, लेकिन ये बारिश का जो सिलसिला है वो लगातार चल रहा है और बारिश के कारण जो कई जो निचली इलाके हैं वहां पर जो है घरों में पानी घुस गया है। कई जगहों पर तो ये स्थिति हुई है कि जो अतिक्रमण की स्थिति यहाँ पर पैदा हुई थी उसकी वजह से कई घरों में पानी घुसा है, लोगों का जनजीवन बुरी तरह प्रभावित हुआ है। तो लगातार लोग संशय की स्थिति में, और जो नदियां हैं, जो तमाम नदियां यहाँ पर उफान पर आ गई है। कई नदियां खतरे के निशान पे मात्र 3-4 दिनों की बारिश के बाद पहुंच गई है और उसके बाद जो झारखंड चूंकि जलप्रपातों के लिए जाना जाता है, डैम्स के लिए जाना जाता है, तो वो सारे जलप्रपात और डैम उफान पर चल रहे हैं। तो इस लिहाज से जो हम कह सकते हैं फॉल्स है, वहाँ का नजारा निश्चित तौर पर खूबसूरत हो गया है, अद्भुत हो गया है और किसान जो है वो खलिहान की ओर रुख करने शुरू हो गए। लेकिन शहरी इलाकों में जो एक तरीके से जनजीवन है वो पूरी तरीके से थम सा गया है और मॉनसून की इस बारिश ने एक तरीके से कहर बरपाया है। और जो एकाएक जो एंट्री मॉनसून की हुई थी तो लगा कि जो जिला प्रशासन है, नगर निगम है, वो उस तरीके से तैयारियां नहीं की है, जिसकी वजह से सारे सीवरेज और ड्रेनेज की जो स्थिति थी वो सड़कों पर निकल कर दिखने लगा है और सड़कें ज्यादातर जगहों पर सड़कों पर पानी जमा है और लोगों की जिंदगी एक
तरीके से ठहर सी गई है। तो हम कह सकते हैं कि इस मानसून की बारिश ने झारखंड में कहर बरपाया है और अगले 3 दिनों तक राज्य के ज्यादातर जिलों में जो है वो मूसलाधार बारिश की चेतावनी जारी की गई है। साथ ही साथ कहा गया कि वज्रपात की भी कई जगहों पर घटनाएं हो सकती है। राज्य में वज्रपात की घटनाएं से अब तक 6 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई है। तो लगातार क्योंकि झारखंड में जो ये आकाशीय बिजली की घटनाएं हैं वो थोड़ी सामान्य होती है, तो वैसे में लोगों से ये अपील की गई है कि बेवजह वो घरों से बाहर ना निकले और पेड़ों के नीचे ना रहे। ज्यादा से ज्यादा अपील भी की गई है और साथ ही अगर हम देखें तो ये लगातार कई जगह पर मौसम विभाग की तरफ से अलर्ट जी। भी जारी किया गया है। दिवाकर, कई जगह पर अलर्ट भी जारी किया गया है और नजर इस पर लगातार बनी रहेगी। लेकिन इसी के साथ फिलहाल दिवाकर, महेश और साथ ही मधुरेश, आप तीनों का बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी और अपडेट्स हमारे साथ साझा करने के लिए, हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। तो सीधे तौर पर अगर हम देखें तो झारखंड, बिहार और राजस्थान में बारिश ने गर्मी से तो राहत दे दी है, लेकिन वहीं दूसरी तरफ मुसीबत भी बढ़ाई है और अभी देश की राजधानी दिल्ली वालों को इंतजार है बारिश का। हालांकि देखना होगा कि ये इंतजार आखिर कब खत्म होता है। नजर इस पर लगातार बनी रहेगी। लेकिन इसी के साथ फिलहाल न्यूज पंच मुझे और हमारी पूरी टीम को दीजिए अनुमति। नमस्कार।